हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RKCI पर। आज हम क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का तीसरा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बात करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कि साइंस जो आपका सब्जेक्ट है उसका 4th चैप्टर हमने डिस्कस किया था और उसे कंप्लीट किया था। साथ में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिए और स्पेशली क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अबाउट 118 एलिमेंट्स आर नोन टुडे। आज हम कितने जानते हैं? 118 एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। देयर आर मोर देन 90 मेटल्स, 22 नॉन मेटल्स एंड फ्यू मेटेलॉइड्स। जिसमें 90 क्या है? मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स हैं और कुछ हैं जो मेटेलॉइड्स हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, बेरियम और सब मेटल्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं मेटल्स के। कुछ एग्जांपल आपके सामने नॉन मेटल्स के हैं जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपके पास है। अब देखिए, हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है। कैसी होती है? सॉलिड। लेकिन एक्सेप्ट एक यहाँ पर एक्सेप्शन है जो क्या है? मर्क्यूरी, जिसको हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये लिक्विड होती है। कैसी होती है? ये लिक्विड की फॉर्म में होती है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये इसका एक्सेप्शन हो गया। फिर देखिए, डक्टाइल होती हैं, मतलब इनको हम वायर में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें, जो गोल्ड है, गोल्ड को हम Au से रिप्रेजेंट करते हैं। गोल्ड बहुत ही ज़्यादा क्या है? डक्टाइल है, जिसके क्या है? लगभग 1 ग्राम जो गोल्ड होता है उससे हम 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर इससे हम बना सकते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट, मेलेबल बीटन इनटू थिन शीट्स। हम क्या कर सकते हैं? इनसे थिन शीट्स बना सकते हैं। इसमें भी हमको जो गोल्ड है और यहाँ पर जो सिल्वर है वो सबसे ज़्यादा ये मेलेबल प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। फिर देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, ये सोनोरस होती है, मतलब ये साउंड प्रोड्यूस करती है। हम जानते हैं मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम देखते हैं आपके स्कूल में जो बेल है वो बजती है क्योंकि वो मेटल की बनी हुई है। लस्ट्रस होती है, मतलब ये नेचुरली शाइनी होती है, ठीक है। हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं? हाई होते हैं। मतलब मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है हम सॉलिड को किस में चेंज कर रहे हैं? लिक्विड में चेंज कर रहे हैं। किस में चेंज कर रहे हैं? लिक्विड में चेंज कर रहे हैं। तो सॉलिड को जब लिक्विड में चेंज करते हैं इसको मेल्टिंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मेल्टिंग। तो मेल्ट करने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ पर यहाँ पर मेटल्स हैं, सीजियम और गैलियम। क्या है? सीजियम और यहाँ पर गैलियम। दो ऐसी मेटल्स हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? बहुत लो होते हैं। फिर उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो जो मेटल्स होती हैं वो जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होती हैं। एक्सेप्शन यहाँ पर भी है, लेड और मर्क्यूरी क्या है यहाँ पर? विच आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर। ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर। तो सिल्वर और कॉपर क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बेस्ट कंडक्टर है। क्या है? ये बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है। फिर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, हैव हाई डेंसिटी। जनरली जो मेटल्स होती हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन सोडियम है, पोटेशियम है और बात करें लिथियम की, ये मेटल्स ऐसी हैं इनकी डेंसिटी लो होती है और इन्हें हम क्या कर सकते हैं? ईजिली नाइफ से कट कर सकते हैं, मतलब चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी? ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी थी मेटल्स की। अब देखिए, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। देखिए, नॉन मेटल किस तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं? अकर्स एज सॉलिड और गैस। ये हमको सॉलिड की फॉर्म में भी देख सकते हैं और इसको हमको गैस की फॉर्म में भी मिल सकते हैं। लेकिन ब्रोमीन ऐसा एक नॉन मेटल है जो लिक्विड की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है? ये लिक्विड की फॉर्म में। कब?
एट रूम टेम्परेचर। किस पर? एट रूम टेम्परेचर पर हमको ये कैसे देखने को मिलता है? लिक्विड की फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, ये ब्रोमीन के बारे में है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन यहाँ पर देखिए जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या है? ये कार्बन की ही एक फॉर्म है। किसकी फॉर्म है ये? कार्बन की एक फॉर्म होती है। ये नेचुरली क्या होती है? गुड कंडक्टर होती है, क्योंकि इसमें इसकी जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो हमको फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फिर उसके बाद बात करें तो ये नॉन सोनोरस होते हैं, मतलब ये कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब देखिए जनरली जो नॉन मेटल्स हैं वो साइनिंग नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जो आयोडीन है वो साइनिंग शो करती है, ये इसलिए आयोडीन हैज लस्टर। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स क्या करती हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। और ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं कैसे होते हैं? नेचर में बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं भाई? ये नेचर में बेसिक होते हैं, लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एग्जाम्पल के रूप में। बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं कि मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में अभी बात की है। सबसे फर्स्ट है रिएक्शन विद एयर। फिर देखिए रिएक्शन के साथ जब एयर करती जो मेटल्स हैं एयर के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्या होता है? मेटल्स कैन बर्न इन एयर, रिएक्ट और डोंट रिएक्ट विद एयर। ये जो मेटल्स होती हैं कुछ बर्न हो सकती हैं, जनरली सिंपल रिएक्शन भी कर सकती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो रिएक्शन नहीं भी कर सकती। ये उनके रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है। जैसे देखिए यहाँ पर मेटल्स जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगी तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगी। जैसे यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा जो रिएक्टिव हैं उनमें सोडियम और पोटेशियम है। ये बहुत ज़्यादा क्या है? रिएक्टिव होती हैं, और इन्हें हम क्या करते हैं? केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। इनको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। क्यों रखते हैं? एज दे रिएक्ट वाइगरसली विद एयर एंड कैच फायर। अगर ये ओपनली रहेंगी तो क्या करेंगी? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं एयर के साथ और आग पकड़ लेंगे। क्या पकड़ लेंगे? आग पकड़ लेंगे। इसीलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। सम मेटल लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड रिएक्ट स्लोली। ये स्लोली रिएक्ट करते हैं विद एयर एंड फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर। ये क्या लेती हैं? जो इनके ऑक्साइड बनते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं, वो क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, मैग्नीशियम पर हो, चाहे एल्यूमिनियम पर हो, चाहे जिंक पर हो। और उसके बाद फिर ये क्या है? एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं रिएक्शन के बाद। मैग्नीशियम कैन ऑल्सो बर्न इन एयर विद अ वाइट डेजलिंग लाइट टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड, है ना। तो ये थोड़ा बहुत एयर के साथ जल भी सकते हैं। आयरन एंड कॉपर डोंट बर्न इन एयर बट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन के साथ जलते तो नहीं है, लेकिन क्या करते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। वैन हीटेड आयरन फिलिंग बर्न वैन स्प्रिंकल ओवर फ्लेम। अगर हम जो आयरन का चूर्ण यहाँ पर लेते हैं ना, पाउडर लेते हैं आयरन का, अगर उसको आयरन को जो पाउडर है उसको अगर हम क्या करेंगे? फ्लेम के ऊपर डालते हैं तो वो ज़रूर जलता हुआ दिखाई देता है हमको, बट बाकी जनरली जो आयरन है वो नहीं जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। मेटल्स लाइक सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड डोंट बर्न और रिएक्ट विद एयर। तो जो प्लेटिनम है, गोल्ड है और सिल्वर है, ये बहुत ही ज़्यादा नॉन रिएक्टिव हैं, तो ये एयर के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करती हैं। अब देखिए कुछ यहाँ पर मेटल्स हैं, जैसे सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये सभी मेटल के ऑक्साइड्स हैं। अब देखिए कुछ ऑक्साइड जो होते हैं मेटल की, ये एम्फोटेरिक होते हैं। कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो क्या करते हैं? बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्शन शो करते हैं। क्या करते हैं? दोनों के साथ रिएक्शन शो करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आपके सामने है, जिंक के लिए होता है ये, और एल्यूमिनियम के साथ होता है। ठीक है, जिंक का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपके पास यहाँ पर एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जब हम HCl से रिएक्शन कराते हैं, यानी कि एसिड से रिएक्शन कराते हैं, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या बनता है? सॉल्ट बनता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और वाटर बनता है। अब देखिए इस दोनों में डिफरेंस समझते हैं। रिएक्शन तो कर ली, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस देखिए यहाँ पर ये होता है कि जब ये HCl यानी कि एसिड, HCl क्या है? यहाँ पर एक एसिड है,
जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बेस की तरह बिहेव करता है। किस तरह बिहेव करता है? बेस के साथ। हम जानते हैं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एसिड और बेस की, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो एक सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जो कि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जब HCl के साथ रिएक्शन हो रही है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो सॉल्ट भी बन रहा है और वाटर भी बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन हमने दूसरी रिएक्शन में NaOH लिया है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है? एक बेस है। जब बेस के साथ हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर हमको एक सॉल्ट मिलता है, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या मिलता है यहाँ पर? सोडियम एल्यूमिनेट एक सॉल्ट मिलता है और साथ में वाटर। तो सेम रिएक्शन यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? एसिड की तरह बिहेव करता है। तो ऑक्साइड सेम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट ये किस तरह से बिहेव करता है? एसिड के साथ भी बिहेव कर सकता है और बेस के साथ भी बिहेव कर सकता है। इसी कारण कैसा है? ये एम्फोटेरिक है। कैसा है ये? एम्फोटेरिक। तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी, किसके साथ? एयर के साथ। अलग अलग मेटल्स डिफरेंट रिएक्शन शो करती हैं, कुछ बहुत फास्ट रिएक्शन शो करती हैं, कुछ स्लो, और कुछ प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर जैसी रिएक्शन शो नहीं करती हैं। अब देखिए यहाँ पर है वाटर के साथ रिएक्शन विद वाटर। अब रिएक्शन विद वाटर में भी जैसे देखिए यहाँ पर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन है, हॉट वाटर के साथ है और स्टीम के साथ है। अब डिफरेंट जो मेटल्स हैं वो डिफरेंट तरीके से क्या करती है? रिएक्शन। जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, जो कि हाईली रिएक्टिव है। क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये क्या है? कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेती हैं, जबकि जो मैग्नीशियम है ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती है। और जो लो रिएक्टिव है जैसे आयरन है और एल्यूमिनियम है, ये स्टीम ओनली, यानी कि जो स्टीम होगा वाटर का उसी के साथ रिएक्शन करेंगे, हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करेंगे। तो ये इनकी रिएक्टिविटी शो कर रही है। ठीक है। अब देखिए जो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं ये मेटल्स, तो क्या बनाते हैं? ये यहाँ पर जैसे सोडियम के साथ कर रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम के साथ तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम के साथ है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इन सभी में क्या कॉमन है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। क्या हो रही है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए, है ना, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेटल्स स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिंग और टू इट्स सरफेस। अगर हम कैल्शियम और मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है? ये जो मेटल्स है कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये फ्लोट करने लगती हैं, मतलब तैरने लग जाती हैं। ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन के बबल बनते हैं ये मेटल्स उन हाइड्रोजन के बबल्स के साथ स्टिक हो जाती हैं, यानी चिपक जाती हैं। तो जैसे ही बबल्स ऊपर आते हैं तो साथ में मेटल्स भी ऊपर आ जाती हैं। इस कारण ये क्या करने लग जाती हैं? तैरने लग जाती हैं, फ्लोट करने लग जाती हैं। ठीक है। एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और आयरन जो है ये वाटर के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जैसा कि इन्होंने वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में किया था। ठीक है। अब देखिए ये हमारी सेकंड रिएक्शन थी वाटर के साथ। अब थर्ड हमारी रिएक्शन है डाइल्यूट एसिड के साथ। तो डाइल्यूट एसिड के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं। डाइल्यूट एसिड मीन क्या होता है यहाँ पर कि एसिड में वाटर का अमाउंट ज़्यादा है ना, वाटर का अमाउंट ज़्यादा है और जो एसिड है उसका अमाउंट कम होता है, तब इसको हम क्या कहते हैं? डाइल्यूट एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइल्यूट एसिड कहते हैं। तो देखिए जब भी मेटल की डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। याद रखिएगा जब भी किसी भी मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ये डिफरेंट मेटल्स हैं और ये इनके सॉल्ट हैं। ठीक है। कॉपर, मर्क्यूरी एंड सिल्वर डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। कॉपर, मर्क्यूरी एंड सिल्वर हम जानते हैं बहुत ही नॉन रिएक्टिव है, इसलिए डाइल्यूट एसिड के साथ तो नहीं, लेकिन अगर हम कराएंगे तो कंसनट्रेट एसिड के साथ रिएक्शन कर लेंगी। अब यहाँ पर बात आती है कि व्हाट इज़ कंसनट्रेट एसिड, है ना। ये कंसनट्रेट एसिड क्या होते हैं? तो कंसनट्रेट एसिड क्या होते हैं जिसमें एसिड की जो अमाउंट है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है और जो वाटर है उसकी अमाउंट कम होती है। तो ऐसे एसिड को हम क्या कहते हैं? कंसनट्रेटेड एसिड कहते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसेस ऑक्सीडाइज टू वाटर व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड।
देखिए जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं मेटल्स की, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, तो HNO3 क्या है, एक एसिड होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। इसलिए क्या करता है, जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकलती है तो ये हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडाइज कर देता है और उसको वाटर में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है, वाटर में। इसीलिए यहाँ पर जो गैस बनती है हाइड्रोजन, वो हमको दिखाई नहीं देती या फिर उसका पता नहीं चलता क्योंकि वाटर में चेंज हो गई। बट मैग्नीशियम और जो मैग्नीज है रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन। अगर हम इनकी रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो यहाँ पर हमको हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी, मतलब इसकी उसका ऑक्सीडाइजेशन ये इजीली नहीं कर पाएगा और मैग्नीशियम नाइट्रेट बना लेगा। तो ये हमारी थर्ड रिएक्शन थी जब हमने डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराया। वो डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती हैं। रिएक्शन विद रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल्स, है ना। जब हम रिएक्शन कराते हैं मेटल्स की अदर मेटल सॉल्ट के साथ, तो देखिए क्या होता है, मेटल ए एंड सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ रिप्लेसमेंट हो जाता है, या क्या होता है, रिप्लेसमेंट, या फिर हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। हम जानते हैं सभी मेटल क्या होती हैं, नॉट इक्वली रिएक्टिव। सभी इक्वल तो रिएक्शन करेंगे नहीं। रिएक्टिव मेटल्स कैन बी डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है स्ट्रॉन्गली रिएक्टिव मेटल्स के द्वारा। दिस फॉर्म द बेस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इसका हमको पता चलता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल से। मेटल्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज है उससे हमको ये पता चलता है कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सी मेटल लेस रिएक्टिव है। ये आपके सामने एक सीरीज़ दी हुई है, रिएक्टिविटी सीरीज लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़। देखिए यहाँ पर आपके सामने ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg जो कि मर्क्यूरी है, Ag यानी कि सिल्वर, और Au यानी कि गोल्ड है। आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी भी हैं सभी क्या हैं, रिएक्टिव हैं, जिसमें भी ऊपर की जो चार हैं यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये चार जो मेटल्स हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। उसके बाद जो हाइड्रोजन से ऊपर की चार मेटल्स हैं ये मीडियम रिएक्टिव होती हैं, और हाइड्रोजन से नीचे की जो चार हैं ये लेस रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम चार चार टुकड़ों में याद करोगे तो इजीली हो जाएगा। मोस्ट रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। अ मेटल कैन डिस्प्लेस ऑल द मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड विच आर बिलो और आफ्टर इट इन दिस सीरीज। तो जितनी भी जो भी मेटल है जो टॉप पर है वो उससे बिलो जितनी भी मेटल्स होती हैं उन सभी को क्या कर सकती हैं, रिप्लेस कर सकती हैं या फिर डिस्प्लेस कर सकती हैं उसके सॉल्यूशन में से। जैसे यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल है आयरन और जिंक का। देखिए आयरन और जिंक हम जानते हैं कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, तो हमने सॉल्यूशन लिया है कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का हम सॉल्यूशन लेते हैं, जब आयरन की रिएक्शन कराते हैं आयरन क्या करता है, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर की जगह ले लेता है, बना लेता है आयरन सल्फेट। इसी तरह से जो जिंक होता है वो भी कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह लेकर जिंक सल्फेट बना लेता है। क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट बना लेता है। तो इसने डिस्प्लेस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आयरन और जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो ये तो इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है जिसके थ्रू हम इनका सेपरेशन भी कर सकते हैं मेटल्स का। फिर देखिए रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो अब हम रिएक्शन कराने वाले हैं मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। हमारा चैप्टर ये है मेटल्स और नॉन मेटल्स, तो अब दोनों की रिएक्शन कराते हैं। देखिए क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स कैन बी अंडरस्टूड एज द टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। तो देखिए जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी के बारे में हम कैसे बता सकते हैं, तो उनकी रिएक्टिविटी के बारे में हम बता सकते हैं जब उनके जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएं, और जैसे ही उनके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं। जैसा कि हमने हमारे कार्बन वाले चैप्टर में बात की थी कि कार्बन को भी क्या होता है, अगर उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना होता है तो या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इनमें से कोई भी 2 कंडीशन वो शो करता है। सेम चीज़ें सभी एलिमेंट्स पर भी लागू होती हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर उनके वैलेंस एंड में अगर इलेक्ट्रॉन या तो हो ही ना, ब्लैंक हो जाए, या फिर कंप्लीट फिलअप हो जाए, इन 2 ही कंडीशन में वो क्या हो सकते हैं, लेस रिएक्टिव हो सकते हैं। और हर मेटल या हर कोई एलिमेंट रिएक्टिव नहीं करना चाहता है। तो
अब देखते हैं कि किसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो उसका जो वैलेंस सेल है वो कंप्लीट हो जाए। एटम ऑफ मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस सेल टू फॉर्म कैटायन। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या फिर लूज़ करते हैं। क्या करते हैं, या तो मेटल लूज़ करेंगे या डोनेट करेंगे। बात एक ही है कि मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जैसे ही, तो क्या होता है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और जब मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसको हम कहते हैं कैटायन। क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। और बात करेंगे नॉन मेटल की, तो एटम ऑफ नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल टू फॉर्म एनायन। तो जो यहाँ पर नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें क्लोरीन की, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इन पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इन पर जैसे नेगेटिव चार्ज आ गया तो इनको हम कहते हैं एनायन। तो एनायन क्या है, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे एलिमेंट जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ऐसे एलिमेंट जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको हम कैटायन कहते हैं। ठीक है। और कैटायन तब बनता है जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। फिर देखिए, opposite charge ion attract each other and are held by strong electrostatic force of attraction forming ionic compound। तो यहाँ पर जैसे हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। जैसे उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जैसे ही यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जिसने डोनेट किया, इस इलेक्ट्रॉन को मान लो क्लोरीन ने ले लिया। तो जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्लोरीन पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब इसने एनायन बना लिया। अब यहाँ पर सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों पर अपोजिट चार्ज है। और इनका बीच जो ये अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये स्ट्रॉन्ग होने के कारण एक बॉन्ड इनके बीच में बन जाता है, जो कि होता है आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड। और ये आयोनिक बॉन्ड बनते ही ये बना लेते हैं आयोनिक कंपाउंड। क्या बना लेते हैं, आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक जो कंपाउंड होते हैं उनके बिटवीन क्या होता है, यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये दो चार्ज के बिटवीन क्या है, अट्रैक्शन है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम फॉर्मेशन देख रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन देख रहे हैं। ये मैग्नीशियम है और ये 282 यानी कि 12। ठीक है। इसके जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12 हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, तो इसके जो वैलेंस सेल में जो लास्ट के जो वैलेंस सेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट कर देता है, तो फिर उसका वो खाली हो जाएगा। और करता भी है ये, मैग्नीशियम क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और क्या बना लेता है, Mg2+। ठीक है, Mg2+ कैटायन बना लिया। अब जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले रहा है, यहाँ पर क्लोरीन। अब क्लोरीन का क्या है, 287 है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाता है तो ये 288 हो जाएगा। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। इसीलिए यहाँ पर 2 क्लोरीन लिए गए, क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लेकिन यहाँ पर इन पर क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज आ गया तो Mg2+ जो कि पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन पर नेगेटिव आयन, ये दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं, MgCl2 बना लेते हैं। इस तरह से ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे। यहाँ पर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो किए गए किसके, क्लोरीन के। और जो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे उसने एक एक क्लोरीन को दे दिया और बना लिया यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये तो मैग्नीशियम क्लोराइड का हमने फॉर्मेशन देखा। अब है यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे हमने कोवेलेंट बॉन्ड देखा था, आपको याद होगा कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, जो हमने कार्बन वाले चैप्टर में देखा था। हमने बात कही थी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण बनते हैं। किसके कारण बनते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के कारण। कि दोनों जो एलिमेंट होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या करते हैं, अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एक शेयर करेंगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे मतलब तो क्या करेगा, डबल बॉन्ड। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है ना। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो रही, यहाँ पर आयंस बन रहे हैं और वो आयन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये अट्रैक्शन बॉन्ड है। ठीक है, अब देखिए इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या होती हैं। जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं सॉलिड होते हैं और मोस्टली ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब इनको तोड़ा जा सकता है, ये फटाक देने से टूट जाएंगे, लेकिन ये सॉलिड बहुत होते हैं। ठीक है, जो कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड थे उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हैव हाईली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यही रीज़न है कि इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स है वो कैसे होते हैं, हाई होते हैं। मतलब इनको अगर आप सॉलिड से लिक्विड में चेंज करोगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और फिर इसको अगर हम
यहाँ पर बॉयल करेंगे तो और भी एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, हाई होते हैं। मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, इनके भी जो स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जनरली सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन केरोसिन पेट्रोल, क्योंकि इन पर देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जैसे कि हम बात करें सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पर सोडियम ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर हम वाटर में इसको सोल्यूबल करते हैं तो वाटर में भी क्या होता है, वाटर H2 होता है जिसमें OH माइनस एंड CH+ होता है। तो जैसे ही इसको हम वाटर में डालते हैं तो ये आयंस में टूट जाता है और आयन क्या होते हैं, वाटर के साथ घुल जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं। लेकिन बात करें कैरोसिन और पेट्रोल की, तो कैरोसिन और पेट्रोल क्या हैं, ये दोनों ही कार्बन के हैं, कंपाउंड्स हैं। क्या हैं, कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं। तो कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनमें हम जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड में कोई चार्ज होता नहीं, ना नेगेटिव चार्ज होता है ना ही पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए ये कैरोसिन और पेट्रोल में तो इनसोल्यूबल हैं, लेकिन वाटर में क्या होते हैं, ये सोल्यूबल होते हैं। फिर बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन एंड इन मोल्टन स्टेट, इन बोथ केसेस फ्री आयंस आर फॉर्म्ड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना ये जो सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर फ्री आयन नहीं होते। क्या नहीं होते, फ्री आयन। ये अपनी सॉल्यूशन स्टेट में या मोल्टन यानी मेल्ट जो स्टेट होती है इनकी, उस स्टेट में तो ये क्या कर सकते हैं, उस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। रीजन है इसका फ्री आयन। क्या है इसका रीजन, फ्री आयन। तो ये बात थी हमारी आयनिक कंपाउंड के बारे में। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है वो है ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स पृथ्वी पर किस तरह से पाई जाती हैं, इनकी ऑक्यूरेंस किस तरह से है। मिनरल्स, एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स ऑक्यूरिंग नेचुरली आर मिनरल्स, जो एलिमेंट्स नेचर में पाए जाते हैं, जिस भी फॉर्म में पाए जाते हैं, उन्हें जनरली हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। अब बात आ रही है ऑर्स की। आपके जो मिनरल्स हैं, ऑर्स हैं, ये सब आपके डेफिनेशन में आएंगे, आपके एग्जाम में ध्यान रखें इनकी डेफिनेशन पर। देखिए ऑर्स क्या होता है, मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड एन ऑर। तो देखिए जिस भी मिनरल में कोई भी जो मेटल है वो ज़्यादा अमाउंट में है ना, जिसको इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, उसके और होते हैं। क्या होते हैं, उसके और होते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फाइड और हो सकते हैं किसी मेटल के ऑक्साइड और हो सकते हैं, या किसी मेटल के कार्बोनेट और हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि किन किन मेटल के ये और होते हैं। मेटल्स एट द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर एंड कॉपर जनरली अकर इन फ्री स्टेट, मतलब जो रिएक्टिविटी ऑर्डर में बिल्कुल बॉटम में होती है, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, वो क्या होती हैं, जनरली फ्री स्टेट में होती है। कैसे होती है, फ्री स्टेट में, यानी कि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इनके कोई और भी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि रिएक्टिविटी शो नहीं करती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कॉपर है और सिल्वर है, इनके सल्फाइड और ऑक्साइड और होते हैं, कुछ होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ होते हैं। तो ये क्या है, बॉटम वाली मेटल्स हैं। फिर बात करें मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, जिनकी रिएक्टिविटी कैसी होती है, मीडियम होती है, जैसे जिंक है, आयरन है, लेड है, ये हमने देखा था मीडियम में होती हैं, है ना। अकर्स मेनली एज ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड और होते हैं, सल्फाइड और होते हैं और कार्बोनेट और होते हैं। इनके तीनों और हमको देखने को मिलेंगे जो कैसे होते हैं, मीडियम में होते हैं। फिर बात करें जिनके जो बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिविटी है, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है, आर वेरी रिएक्टिव एंड थर्स फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो ये अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ रिएक्टिव स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में हमको देखने को मिलती है। तो ये तो इनके हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर के बेसिस पर देख लिए। अब है गैंग। यहाँ पर देखिए गैंग का मीनिंग क्या है। और साथ नेचुरली फाउंड इन मिक्स्ड इम्प्योरिटी लाइक सॉइल, सैंड एंड DTC। हम जानते हैं जो हम नेचुरली और जो हम निकालते हैं वो साथ में उसके साथ कुछ इम्प्योरिटी आती ही है। मिट्टी से निकालेंगे तो सॉइल में थोड़ी बहुत मिट्टी उनके साथ आएगी, सैंड आएगी। तो ये जो इम्प्योरिटी है, इस इम्प्योरिटी को हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, और से रिमूव कर लेते हैं। फिर है मेटलर्जी, स्टेप वाइज प्रोसेस ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स और। हमको क्या करना है, जो इसके और हैं, सल्फाइड और है, ऑक्साइड है या कार्बोनेट और है, उससे क्या करेंगे, हम मेटल को ऑब्टेन करेंगे।
एनरिचमेंट और सबसे पहले ऐसा और लेंगे जिसमें जो मेटल है वो बहुत ज़्यादा है। ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम एनरिच्ड और रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स टू ऑब्टेन प्योर मेटल, इसकी रिफाइनिंग होगी, इम्प्योर मेटल की इम्प्योरिटी होगी, जैसे गैंग हो गए, उनको निकालना पड़ेगा। अभी डिफरेंट डिफरेंट जो एक्टिविटी है, रिएक्टिविटी मेटल्स हैं, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, तो ऐसी मेटल्स जिन जो क्या कहाँ है, बॉटम में है रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, है ना, कॉपर, इन सब के लिए, मर्क्यूरी के लिए। मर्क्यूरी फ्रॉम सिनेबार, अब देखिए सिनेबार क्या है, सिनेबार क्या है, ये मर्क्यूरी का और है, क्या है, सल्फाइड और है, क्या है ये, मर्क्यूरी का सल्फाइड और, यानी कि HGS। ठीक है, सिनेबार याद रखना, आपके एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज सिनेबार, तो सिनेबार मर्क्यूरी का एक सल्फाइड और है। ठीक है, यहाँ पर ये इसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं, तो पहले हमको मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिलता है, उसके बाद इसको और अगर ज़्यादा हीट करेंगे तो हमको मर्क्यूरी मिल जाएगा, यानी कि पहले इसके ऑक्साइड में चेंज करना पड़ेगा, सल्फाइड से ऑक्साइड बनाओ, ऑक्साइड को और ज़्यादा गर्म करो तो हमको प्योर जो मेटल है वो मिल जाएगी। फिर बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर के भी कॉपर सल्फाइड होते हैं, इसको भी हीट कीजिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, पहले क्यूप्रिक ऑक्साइड है, याद रखना, कॉपर ऑक्साइड नहीं है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, Cu2O। ठीक है, फिर इसको और ज़्यादा गर्म करोगे, फिर क्या मिल जाएगा हमको, प्योर कॉपर मिल जाएगा। तो पहले ऑक्साइड में चेंज करो और फिर वहाँ से मेटल को सेपरेट कर लो। तो ये तो लेस ऑर्डर है, यानी कि जो आयरन है, सॉरी, जो गोल्ड और सिल्वर हैं वो रिएक्टिव नहीं होते, उनके सल्फाइड और ऑक्साइड नहीं होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल एक्टिविटी सीरीज, अब जो मिडिल में है यानी कि जिंक है, लेड है, आयरन है, उनके बारे में देखते हैं। मेटल्स आर ईजियर टू ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्साइड और थस सल्फाइड एंड कार्बोनेट और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। जो मेटल के ऑक्साइड हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, इजीली मेटल को सेपरेट कर सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, जितनी भी मेटल्स हैं उनके जो सल्फाइड हैं और कार्बोनेट और हैं उनको पहले हम ऑक्साइड में चेंज करेंगे और फिर ऑक्साइड के जो उनके जो ऑक्साइड और हैं उनका रिडक्शन करके उनसे प्योर क्या कर लेंगे, हम प्योर मेटल सेपरेट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मेटल्स और हीटेड स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर, बहुत ज़्यादा एयर के साथ अगर हम मेटल्स को क्या करें, हीट करें, मेटल्स और इसे स्पेशली जैसे कि यहाँ पर जिंक सल्फाइड है ना, इसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो क्या मिल गया हमको, जिंक का ऑक्साइड मिल गया। अब एयर की प्रेजेंस में अगर हम इसको हीट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। याद रखना, रोस्टिंग आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है कि व्हाट इज रोस्टिंग। तो जितने भी सल्फाइड और होते हैं मेटल के, उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है और उनसे कन्वर्ट किया जाता है मेटल ऑक्साइड में, जैसे यहाँ जिंक ऑक्साइड बनाया, लेकिन कंडीशन है यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चेंज कर लिया इसके मेटल ऑक्साइड में। मेटल्स आर और हीटेड स्ट्रांगली लिमिटेड और नो सप्लाई ऑफ एयर, ये प्रोसेस कहलाता है कैल्सिनेशन। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं इनके कार्बोनेट और मेटल के जो कार्बोनेट और है इनको हीट करते हैं, लेकिन यहाँ पर या तो बहुत ही लेस अमाउंट में क्या लेंगे ऑक्सीजन, या फिर कोई ऑक्सीजन नहीं होगी, और फिर इसको हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेंगे। देखिए दोनों में ही क्या है, दोनों प्रोसेस में, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में, दोनों में ही हम मेटल के ऑक्साइड बना रहे हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो और है वो सल्फाइड और है और यहाँ पर जो है वो कार्बोनेट और है। फर्स्ट डिफरेंस क्या हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं। तो दो डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस है मेटल और का, कि मेटल और अगर रोस्टिंग में कौन सा होता है, सल्फाइड होता है, और कैल्सिनेशन में कार्बोनेट। नाम में ही आ रहा है कैल्सिनेशन फॉर कार्बोनेट। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा, रोस्टिंग के लिए हमको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, जबकि कैल्सिनेशन के लिए हमको लेस ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, लेस ऑक्सीजन चाहिए। हमने ऑक्साइड में चेंज कर लिया इसको। अब देखो क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब हम क्या करते हैं, जो मेटल ऑक्साइड है उनका रिडक्शन करते हैं। इसके लिए हम कार्बन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, कार्बन। यूजिंग कॉक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन का यूज़ करते हैं कैसे, ऐसे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ रिएक्शन कराते हैं, हीट करते हैं, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर,
जिंक में हमको मिल जाएगा और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को कौन लेकर गया, कार्बन ले गया, ठीक है। और हमको क्या चाहिए था, जिंक चाहिए था। तो देखो पहले हमने क्या किया, जैसे मान लो जिंक का सल्फाइड है, इसको हीट किया हमने, जिंक ऑक्साइड बना लिया। जिंक ऑक्साइड को फिर हमने कार्बन के साथ रिएक्ट कराया और हमने जिंक बना लिया। तो फर्स्ट हमने पहले क्या किया, रोस्टिंग करी, रोस्टिंग से फिर उसको रिडक्शन किया और जिंक मिल गया। दो प्रोसेस किया हमने, रिडक्शन और रोस्टिंग, या फिर हम कर सकते हैं कैल्सिनेशन और रिडक्शन। यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज कर सकते हैं कार्बन की जगह। हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जो ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगी वो लेस रिएक्टिव मेटल को उनके ओर से क्या कर देंगी, डिस्प्लेस कर देंगी। जैसे देखिए सोडियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू डिस्प्लेस मेटल्स फ्रॉम ऑफ लोअर एक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मैग्नीज ऑक्साइड है, यानी जो मैग्नीज होता है उसके ऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन हम एल्यूमिनियम के साथ कराते हैं और हीट करते हैं। तो एल्यूमिनियम क्या करता है, यहाँ पर मैग्नीज को डिस्प्लेस कर देता है और मैग्नीशियम बेचारा शरीफ तरीके से यहाँ से चला जाएगा। और हमको चाहिए था मैग्नीज, मैग्नीज अलग हो गया और ये बन गया एल्यूमिनेट, यानी कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन गया, जिससे कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या निकल रहा है, हीट भी निकल रहा है। फिर देखिए अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये आयरन का ऑक्साइड है, किसका ऑक्साइड है, आयरन। इसकी रिएक्शन हम किससे कराएं, एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराएं। अगर हम इसको हीट करते हैं तो हमको आयरन भी मिल जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। अब देखो ये जो रिएक्शन है इसको हम थर्मिट प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मिट प्रोसेस कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको थर्मिट प्रोसेस, कि जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनमें अगर क्रैक बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, क्रैक बन जाते हैं, उन क्रैक्स को क्या करते हैं, जॉइन करने के लिए इस फॉर्म इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर आयरन, देखिए आपको आयरन मिल रहा है, हीट निकल रही है, इस हीट से क्या होता है, आयरन लिक्विड की फॉर्म में आता है और उन जो दरारें होती हैं, क्रैक्स होते हैं, उनमें ये जो लिक्विड आयरन है वो फिट हो जाता है और वो दरारें भी जॉइन हो जाती है। इन द अबाव रिएक्शन मोल्टन आयरन, मोल्टन यानी कि मेल्ट आयरन, ठीक है, इज फॉर्म्ड एंड इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स, दिस कॉल्ड थर्मिट प्रोसेस। तो थर्मिट प्रोसेस का यूज़ क्या है, रेलवे ट्रैक के जो क्रैक्स हैं उनको जॉइन करने के लिए, ठीक है। तो ये तो थे इनके बारे में। फिर देखिए एक और लास्ट देख लेते हैं हम, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना। अभी हमारे पास कोई ज़्यादा टॉपिक बचा नहीं, अगर इसको हम नेक्स्ट क्लास में रखते हैं तो फिर टॉपिक ज़्यादा रह नहीं जाएंगे। अब इसके बाद बात करें तो देखो यहाँ पर ये जो टॉप एक्टिव है मेटल वो हैं, फिर उनकी रिफाइनिंग करेंगे हम, इजी है ये। यहाँ पर देखिए रिफाइनिंग में हमको कुछ स्टेप यूज़ करने हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें कर लेंगे इजीली। एनोडेशन होगा और फिर एक प्रिवेंट, यहाँ पर प्रिवेंशन है कोरोजन से, यानी जंग से हम प्रिवेंशन करेंगे। कुछ एलॉय देखेंगे, मेटल के एलॉय जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं, ब्रॉस, ब्रॉन्ज है, सोल्डर है, स्टेनलेस स्टील है। और देखिए इनके साथ ही चैप्टर फिर एंड हो जाएगा। तो थोड़ा सा बच रहा है चैप्टर, इसको हम नेक्स्ट क्लास में एंड कर देंगे। साथ में याद रखिएगा जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम इनके कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस भी करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो में अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।